23 जुलाई को देश का बजट आने वाला है। इससे पहले बिहार में जेडीयू ने ऐसी क्या डिमांड कर दी है जो एनडीए सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज बिहार के लिए आपने अक्सर ये बातें सुनी होंगी, तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा या फिर मुमकिन वो होगा जो लालू यादव ने दावा किया था कि अगस्त तक ये सरकार टिक पाएगी, इसके आगे नहीं चल पाएगी। तो क्या कुछ चल रहा है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार की एक्सपायरी डेट किसने बता दी है और क्या बताई है ये आपको बताएंगे। साथ ही साथ जनसंख्या कानून में सख्ती, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सख्ती की मांग गिरिराज सिंह ने क्यों कर दी है ये आपको बताएंगे। और सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ रहेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तो जिसकी उम्मीद थी कि बजट आएगा और उससे पहले बिहार से जुड़ी मांगें जेडीयू की तरफ से की जाएंगी, और ये मांगें अभी से नहीं, ये एक एजेंडा लंबे समय से बिहार के लिए चल रहा है स्पेशल स्टेटस का, नहीं स्पेशल स्टेटस तो स्पेशल पैकेज का। अब बजट आना है, उससे पहले ये मांगें फिर से दोहरा दी गई हैं। केंद्र में जो सरकार है वो नीतीश कुमार और सहयोगियों के भरोसे चल रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इन डिमांड से दबाव बढ़ेगा। तो जो लालू प्रसाद यादव की बात है कि अगस्त तक की सरकार टिकेगी, इस तरह के दावे और प्रबल होते दिखते हैं। क्या चल रहा है, क्या मांगे हैं और क्या सुनवाई होगी? देखिए, दरअसल क्या है कि ये सिर्फ नीतीश कुमार की अब मांग नहीं है जी। नीतीश कुमार जो मांग कर रहे हैं या जेडीयू जो मांग कर रही है, वो मांग चिराग पासवान भी कर रहे हैं, वो मांग जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं। और सबके द्वारा ये कहा जा रहा है कि बिहार को एक विशेष राज्य बनाने की जरूरत है, क्योंकि जो इसकी भौगोलिक परिस्थिति है उस वजह से ना तो इसके पास कोई समंदर का लंबा इलाका है, समंदर का कोई किनारा नहीं है, और ना ही इसके पास माइनिंग या उस तरह की कोई चीजें हैं। इस विशेष चीज को बताया गया है, इसलिए भौगोलिक परिस्थिति का भी ध्यान रखा जाए। लोगों के जो औसत इनकम है, जो कहते हैं कि भाई जो एक सामान्य व्यक्ति का इनकम क्या है, उसको भी आधार बनाया जाए, और साथ ही साथ ये देखा जाए कि लोगों कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ये जो तमाम परिस्थितियां हैं उसको देख करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। दरअसल आपको पता है कि 11 राज्य को ऑलरेडी विशेष राज्य का दर्जा दिया जा चुका है जी। और 5 राज्य इसको लेकर के केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि केंद्र के तरफ से कहा जा रहा है कि जो वित्त आयोग का प्रोविजन है और उस तरीके से देखा जाए तो बिहार उस कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है। तो जेडीयू के बड़े नेताओं ने इस बारे में यह भी मांग कर डाली है कि अगर फिट नहीं बैठता तो आप हमें विशेष पैकेज ही दे दीजिए, क्योंकि अशोक चौधरी, विजय चौधरी लगातार इस पर मांग कर रहे हैं। देखिए, अशोक चौधरी ने यहां तक कहा कि पहले 10% राज्य का कंट्रीब्यूशन होता था, 90% केंद्र का होता था। अब हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि 50-50% दोनों का हो रहा है। तो अशोक चौधरी का यह कहना है कि बिहार बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन बिहार इतना पिछड़ चुका है, उसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि तेजी से प्रगति करने के बावजूद हमारी स्थिति काफी पिछड़ी हुई है। इसलिए उसको इंप्रूव करने के लिए, अन्य राज्यों के बराबर लाने के लिए बिहार को स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, और इसलिए विशेष राज्य बनाने की मांग अशोक चौधरी ने कर डाली। अब सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार इस मांग को मानेगी, क्योंकि यह भी मत भूलिए कि सिर्फ बिहार ही मांग नहीं कर रहा है, आंध्र प्रदेश भी मांग कर रहा है। तो अगर 2 हाथ या 2 पैर जिस पे ये केंद्र सरकार टिकी हुई है, तो एक पैर नीतीश कुमार की पार्टी है और दूसरा चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है। तो एक को देंगे तो दूसरे को भी देना पड़ेगा, और जब इन दोनों को देंगे तो जो 5 राज्य में 5 राज्य और बचे हुए हैं वो निश्चित तौर पर वो भी मांगेंगे। तो आप समझ लीजिए, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के कई राज्य और फिर से बाहर आ जाएंगे और कहेंगे कि हमें ये स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कई बार पॉलिटिकल कंपल्सन भी तो होता है, आपको सरकार भी तो चलाना होता है, और आप जिनके दम पर सरकार चला रहे होते हैं वो इस तरह की मांग भी तो करते हैं। दरअसल इस तरह की मांग करके आप अपने कंस्टिट्यूएंसी को भी तो एड्रेस करते हैं, अपने लोगों को भी तो एड्रेस करते हैं। जेडीयू तो ये कहेगी कि देखिए, हम लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं कि हमें विशेष राज्य
का दर्जा दिया जाए। ऐसे में विजय चौधरी ने यह भी कह दिया कि अगर आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते तो हमें कोई विशेष पैकेज दे दीजिए। अब सवाल उठता है कि क्या विशेष पैकेज केंद्र सरकार देगी। चूंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 जुलाई को बजट पेश किया जाना है। बजट से पहले इस तरह की मांग जेडीयू द्वारा की जा रही है। अगर उन मांगों को पूरा नहीं किया गया, क्योंकि एक बात आप ध्यान में रखिए, जेडीयू को बहुत जल्दी चुनाव में जाना है, और चुनाव में जाना है तो जेडीयू अपने लोगों के बीच में कहेगी ना कि हम आपके लिए लड़ते रहे हैं, हम आपके लिए मरते रहे हैं, हम अगर इधर उधर भी किए हैं तो राज्य की भलाई के लिए किए हैं, हम अगर आरजेडी के साथ गए थे तो हमें जातीय जनगणना करना था, हम इधर आए थे तो हमें स्पेशल स्टेटस की मांग मनवानी थी, हमारे लिए आप लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके हितों की रक्षा जिधर होती उसको देखते हुए हम इधर गए या उधर गए। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि पॉइंट मजबूत है, और पॉइंट मजबूत है, और ये नेताओं की बड़ी पहचान होती है। जो जितने सफल नेता होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को जनता के इंटरेस्ट से जितनी भली भांति जोड़ दें वो उतने ही सफल नेता। मगर इसके लिए मजबूत बैकिंग चाहिए। हाँ, तो आप इस तरीके से देखिए, इसलिए अगर वो कुछ भी पैकेज ले लेते हैं तो कहेंगे ना कि देखिए हमने आपके लिए ये लिया है, इसीलिए हमने दिल्ली को समर्थन दिया, और इसीलिए हमने दिल्ली को समर्थन दिया। तो अब आप समझिए कि इस तरीके से दबाव बना करके जेडीयू अपने लिए मजबूत ग्राउंड तैयार कर रही है, क्योंकि जेडीयू को चुनाव में जाना है, और जेडीयू को चुनाव में जाना, और जेडीयू जल्दी से जल्दी चुनाव में जाना चाहती है। इसकी भी बड़ी वजह है। लोग लाख कहें जेडीयू नहीं चाहती है, जेडीयू चाहती है, लेकिन उससे पहले पुख्ता तैयारी कर लेना चाहती है। ये ठीक है कि लोगों को ऑकवर्ड लगता है, ये स्थिति सहज नहीं है, नीतीश कुमार कल पैर छूने को तैयार हो गए, पर अब आप ये देखिए कि नीतीश कुमार के अंदर कितनी बेचैनी है कि जल्दी से जल्दी भाई आप पुल बनाइए, पुल बनाइएगा तो पटना सिटी का जाम खत्म होगा, ये NH30 पे आने के लिए लोग बड़ी आसानी से आ जाएंगे, और आ जाएंगे तो बहुत सारे लोग को सुविधा होगी, तो हमें लोगों का वोट लेने में सहजता होगी, हम आसानी से ले सकेंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार बहुत काम बहुत जल्दी कराना चाहते हैं, और लोगों के बीच नया मैसेज, नया पैगाम, और कहते हैं ना नया चीज लेकर के जाना चाहते हैं, और कह सकें कि देखिए हमने इतना कुछ किया है, अभी और बहुत कुछ करेंगे। पर देखिए इस सब के बीच जो कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से गढ़ दिया, और मैं कल भी ये बात कह रहा था कि छठ तक आप देखेंगे 10 लाख वैकेंसी आने वाली, तो नीतीश कुमार वो नैरेटिव भी तोड़ना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मतलब नौकरी, तेजस्वी यादव जो नौकरी के पर्याय बन गए, और 17 महीने में जो नौकरियां बांटी गई और उसका पूरा क्रेडिट तेजस्वी ले गए, जनता के बीच में ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहे। अब नीतीश कुमार उस नैरेटिव को तोड़ना चाहते हैं, और तोड़ने के लिए वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 10 लाख वैकेंसी निकले, लोग परीक्षा में एडमिट हो, पास करें, उनको नौकरियां मिले, और हम कह सकें कि देखिए ये नौकरी हम दे रहे थे, और नौकरी भी हम देंगे, बेहतर कानून प्रशासन भी हम देंगे, डेवलपमेंट भी हम कराएंगे, इसलिए आप हमें चुनिए। और जेडीयू दरअसल इसीलिए दबाव बना रही है। अगर जेडीयू की बात नहीं मानी गई तो जेडीयू कौन सा मुंह लेकर के जाएगी जनता के बीच? जेडीयू क्या कहेगी जनता को कि हमको इसलिए वोट दे दीजिए? इसलिए लालू प्रसाद यादव को लग रहा है कि केंद्र द्वारा इन सारी मांगों को मानना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आप विशेष राज्य की बात मान लेती है केंद्र, तो केंद्र को क्या होगा, अभी केंद्र द्वारा योजना में आप ये जान लीजिए 60% केंद्र की राशि होती है, 40% राज्य की राशि होती है, और वो राशि अगर खर्च नहीं होती है तो केंद्र सरकार को लौटाना पड़ता है। लेकिन जब आप विशेष राज्य का दर्जा देते हैं तो वो राशि खर्च नहीं भी होती है, तो वो राशि कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो इस तरीके से समझिए। दूसरा क्या होता है कि 40% फिर राज्य को खर्च करना नहीं होता,
75% के तकरीबन 75 से 90% केंद्र खर्च करती है, 10% राज्य खर्च करती है। तो समझ लीजिए केंद्र से कितनी बड़ी आर्थिक सहायता मिलेगी। राज्य जो आर्थिक बोझ के तले दबा हुआ है, राज्य अन्य चीजों पर कंसंट्रेट कर सकता है। जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 96 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा जिससे वो कुछ कर सके, तो सोचिए वो किस तरीके से लोगों में पैसे बांटेंगे, लोगों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए आगे बढ़ने को कहेंगे। तो कई सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं जिसकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, और जब ये बढ़ जाती हैं तो निश्चित तौर पर लगता है कि नीतीश फिर से वापस लौट करके आ जाएंगे। इसलिए जेडीयू के तरफ से दबाव है। इस दबाव के भीतर बीजेपी कितना झुकती है या बीजेपी कितना तैयार होती है, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ बिहार तो नहीं चलाना है, पूरे देश चलाना है। तो इसका रिपरकशन और राज्यों में क्या हो सकता है, फिर अन्य राज्य क्या क्या मांग कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, यह भी बीजेपी को देखना पड़ेगा। इसीलिए जेडीयू, चूंकि जेडीयू का लिमिटेड इंटरेस्ट है, उसको बिहार तक सोचना है और वो लगातार मांग कर रही है, एक मांग से कई निशाने साध रही है। पर देखिए, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस मांग में सिर्फ जेडीयू शामिल नहीं है, इस मांग में एलजेपीआर चिराग पासवान भी शामिल है, इस मांग में हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी, संतोष मांझी भी शामिल है। तो आप समझ लीजिए कि जितनी भी बिहार की पार्टियां हैं सब विशेष राज्य की मांग कर रही है। लेकिन अगर केंद्र नहीं मानती है तो क्या ये लोग समर्थन विड्रॉ करेंगे, और अगर समर्थन विड्रॉ करेंगे तो सरकार गिरेगी, नहीं विड्रॉ करेंगे तो क्या मुंह लेकर के जनता के बीच में जाएंगे विधानसभा चुनाव में। ये सारी पॉसिबिलिटीज है। उसको देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि आरजेडी भी लगातार दबाव बनाए हुए है कि जब ये सरकार में जाते हैं तो विशेष राज्य की मांग की चर्चा इनके जुबान से निकलती नहीं, ये उनके आगे घुटने टेक देते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि जेडीयू लगातार जनता को बेवकूफ बना रही है, कितने सालों से विशेष राज्य की मांग कर रही है और ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कि सुनते ही नहीं। तो विपक्ष भी अपना गेम खेल रही है, जेडीयू भी अपना गेम खेल रही है, एनडीए के अन्य घटक दल भी अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सवाल अपने पॉलिटिक्स को साधने का है, उसको जनता के बीच ये मैसेज देने का है कि उनके कॉज के लिए ये लोग आगे बढ़कर के लड़ रहे हैं। पर लालू प्रसाद यादव ने जो बात कही है, क्या वो बात ऐसी होगी? ये बजट सत्र के बाद सरकार गिर जाएगी, ये एक बड़ा सवाल। मैं वही कह रहा हूं कि लालू प्रसाद ने जो बात कही है, मुझे नहीं लगता सरकार गिरेगी, लेकिन तनातनी तो चलेगा, और तनातनी करके विशेष पैकेज तो लेने में ये लोग कामयाब रहेंगे, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, नीतीश कुमार और उनका स्टैंड, और वो किन पॉइंट्स, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर वो दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि बजट जो आ रहा है देश का, उसमें बिहार को भी भरपूर मदद मिले। अब होता क्या है, दबाव कितना काम करता है, ये देखने वाला होगा। पर नीतीश कुमार ही पर एक और पॉलिटिकल कमेंट आया है। उनका राजनीतिक करियर की एक्सपायरी डेट क्या होगी ये बताया है, और बताने वाले हैं पीके, जिनको प्यार से आप लोग पीके बोलते हैं। नाम उनका प्रशांत किशोर है, पॉलिटिकल एनालिस्ट रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी चलाई है, उसके बाद बिहार के दौरे पे निकले हुए हैं, पैदल पैदल चल रहे हैं, और राजनीतिक पार्टी भी लॉन्च करने वाले हैं। और इस बीच उनका ये बयान, क्या मामला है? देखिए, ये बयान बहुत गंभीर है, आप इसको आसानी से मत लीजिए। पीके हर मुंह बहुत सद करके चल रहा है, इसलिए मैं इस बयान को बहुत गंभीर मानता हूं। और अगर आप बिहार पॉलिटिक्स को बारीकी से समझें तो उसको आप ये समझ पाएंगे कि नीतीश कुमार को जल्दी चुनाव कराने की क्यों, और पीके इस नब्ज को पकड़ रहे हैं, और इसलिए पीके इस तरह की बात कर रहे हैं। दरअसल जो स्थिति है पैर छूने वाली, वो कुछ और इशारा करती है। इसीलिए आज आरजेडी ने भी, तेजस्वी यादव ने भी उनके मानसिक स्वास्थ्य पर हमला किया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो कौन सी उम्र में चले गए हैं जिससे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के चर्चाएं बहुत तेज होने लगी। पहले भी चर्चा हो रही थी जब आरजेडी के साथ वो थे। इसलिए
पीके को ऐसा लग रहा है कि इनका एक्सपायरी डेट आ चुका है, मतलब वो इस स्थिति में नहीं है कि लंबे समय तक पॉलिटिक्स कर सके, इसलिए 4-5 महीने 6 महीने इससे ज्यादा ये पॉलिटिक्स कर नहीं पाएंगे, ये ऐसा पीके को लगता है। मगर पीके के बाद कितना सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव के पहले वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार का खेल खत्म हो गया है, उनको बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, बहुत बिल्कुल श्योर कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने दावे किए थे, पर दावे धरे रह गए उनके। देखिए, अक्सर ये सही नहीं होता ना कि आप जो कहते हैं आप ही सही होंगे। दरअसल ये पॉलिटिक्स, और वो भी इंडिया का पॉलिटिक्स, वो भी बिहार का पॉलिटिक्स, इतना सिंपल होता नहीं है। और कितने भी बड़े चैंपियन हो आप 100% सही आकलन कर देंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। दरअसल कई बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार को कम आंकने वाले लोग खुद ही कम हो गए जी, खुद ही छोटे पड़ गए। नीतीश कुमार के बारे में जब जब उल्टा प्रेडिक्शन किया है, तकदीर कह लीजिए या बिहार की जनता कह लीजिए, उसका साथ नीतीश कुमार को इस कदर मिला है कि नीतीश कुमार फिर से नंबर 1 दिखने लगे। अब आप समझिए 43 विधायक के साथ आज भी नीतीश कुमार बहुत पावरफुल मुख्यमंत्री हैं कि नहीं? बिल्कुल, इस बात को कौन इनकार कर सकता है। और नीतीश कुमार के पास हमेशा एक ऑल्टरनेटिव मौजूद रहा है, जिसके साथ वो बार बार खेलते हैं, फिर भी वो ऑल्टरनेटिव हाथ पसारे खड़ा बैठा रहता है कि साहब मेरी तरफ आ जाइए। 2 बार धोखा कर दिया, कि धोखा जिसको आरजेडी कहती है। क्या आरजेडी के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार जाना चाहेंगे तो आरजेडी ना कह देगी क्या? बीजेपी के को 2 बार इन्होंने छोड़ा, फिर आए बीजेपी के साथ, तो बीजेपी ने ना कह दिया क्या? तो इस बात को समझिए। इसलिए इस ऑल्टरनेटिव के सहारे नीतीश कुमार ने जितने सुंदर तरीके से पॉलिटिक्स बिहार में किया है और अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखा है, नंबर 1 बनाए रखा है, वो मुझे लगता है कई नेताओं के लिए ये सीख है। इसलिए पीके जो भी कह रहे हो, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि पीके की भी समझ कम नहीं है। पीके ने अपनी समझ से, अपनी स्ट्रैटेजी से पूरे इंडियन पॉलिटिक्स के नेताओं को अपना लोहा तो मनवाया ही है ना। अब ये सच नहीं हो सकता कि हर जगह पीके सही हो जाए, तो इसलिए पीके जो कह रहे हैं उसको लाइटली हम नहीं ले सकते। और फिर नीतीश कुमार के लिए उनका अतिरिक्त प्रेम और भी रहा दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, कि दरअसल इसके पीछे यही मूल भावना है कि नीतीश क्यों चाहते हैं जल्दी चुनाव क्यों हो? क्योंकि जिस बात की ओर इशारा किया जाता है, मानसिक स्वास्थ्य, वो क्या आने वाले समय में और डिटोरिएट कर सकता है क्या? और इसको देख करके क्या जल्दी चुनाव चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसलिए जैसे पीके ने उसी ओर इशारा करते हुए कहा है कि उनका एक्सपायरी डेट आ चुका है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। उनके साथ 4-5 लोग हैं जो कहते हैं वाह सर, और उसके बाद उनको पता ही नहीं है कि जनता क्या सोच रही है, जनता उनका मजाक उड़ा रही है। दरअसल जिस ओर पीके इशारा करना चाह रहे हैं उसका साफ मतलब है कि नीतीश कुमार इतने स्वस्थ नहीं रह जाएंगे आने वाले 5-6 महीने के बाद कि वो पॉलिटिक्स ठीक ढंग से कर सके। और इस तरह की हरकत वो करते रहेंगे तो जनता के बीच में मजाक बन जाएंगे, और मजाक बन जाएंगे तो जनता उनको विधानसभा चुनाव के लिए नहीं चुनेगी। इसलिए पीके उधर इशारा कर रहे हैं। पर सवाल यह है कि क्या ऐसा होगा? क्या पीके लोकसभा चुनाव में तो गलत साबित हो चुके हैं, क्या पीके विधानसभा चुनाव में भी सही साबित होंगे? क्या विधानसभा चुनाव कब होना है? जेडीयू के भीतर शीर्ष नेता तो चाहते हैं जल्दी हो, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती। दूसरा, जेडीयू भी चाहती है कि आरजेडी ने जो नैरेटिव तैयार किया है उसका काट ढूंढ लिया जाए, और उसका काट जब मिल जाता है उसके बाद जनता के बीच में जाए। जैसे नौकरी ये 10 लाख देने वाले हैं तो छठ तक 10 लाख दे देंगे, विशेष पैकेज ले लेंगे, तो जनता के बीच में जाने के लिए होगा कि देखिए हमने आपको विशेष आर्थिक पैकेज आपके लिए हमने केंद्र से ले लिया। और ये मांग मनवा करके जब जनता के बीच में जाएंगे तो कहेंगे आपके लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। जैसे देखिए कल मोकामा से लेकर के कोइलवर तक के पुल बनाने की बात हो गई, वो रोड बनाने, सड़क बनाने की बात हो गई। ये एक बड़ी बात है। इसलिए अगर इस तरह की बात करते हैं और आगे इस ओर बढ़ते हैं
तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार एक बार बाजी मार सकते हैं और नीतीश कुमार को के भीतर इस बात को लेकर के उम्मीद भी है, इसलिए नीतीश जल्दी चुनाव भी चाहते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इसमें बीजेपी मदद करेगी? जैसा वो सोच रहे हैं चीजें प्लेस होंगी, और क्या ऐसा हो जाएगा तो जनता साथ खड़ी होगी, और जनता साथ नहीं खड़ी होगी तो पीके सही साबित हो जाएंगे, जनता साथ खड़ी हो जाएगी तो एक बार पीके फिर से गलत साबित होंगे। लेकिन पीके इनके स्वास्थ्य को देखते हुए कह रहे हैं कि इनका एक्सपायरी डेट आ चुका है, ये 5-6 महीने से ज्यादा पब्लिक के बीच में कंडक्ट बेहतर कर पाएंगे, इसको लेकर के पीके को शक है और इसीलिए पीके इस तरह की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अब ये कुछ इस तरह के दावे हैं जिनका जवाब भविष्य में ही मिल सकता है, कौन सही साबित होता है कौन गलत, तो नज़र बनी रहेगी इस पर हमारी। गिरिराज सिंह अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपनी पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, और फिलहाल उनका बयान आया है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। उन्होंने कहा है कि कड़े कानून की ज़रूरत है, और ये पॉलिटिक्स लंबे समय से चल रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। तो अचानक से फिर ये राग अलापा है गिरिराज सिंह ने, कोई खास वजह क्या इसकी? देखिए, गिरिराज सिंह पिछले 3-4 दिन से 5 दिन से जिस तरह की बात कर रहे हैं उसमें एक इशारा बहुत साफ है कि वो ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत में एक सोच चल पड़ी है और कुछ लोग गजवाए हिंद को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, और उस सोच के तहत वो डेवलपमेंट को भी दरकिनार कर देते हैं। गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि देखिए, जब हमें केंद्र की योजनाएं इंप्लीमेंट करनी थी, लागू करनी थी, तो हमने सब कुछ लागू किया। हमने अनाज दिया, हमने प्रधानमंत्री आरोग्य योजना दिया, हमने शौचालय योजना दिया, हमने आवास योजना दिया, लेकिन उनका ये जो भाषण है वो बहुत वायरल हुआ। उसमें वो कह रहे हैं, लेकिन एक हमने मुस्लिम से पूछा कि तुमने किसको वोट दिया, तो उसने कहा कि आपको दिया। तो हमने कहा कसम खा के बताओ कि तुमने हमें वोट दिया, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, हमने आपको वोट नहीं दिया। आप देखिए, ये कंसर्न बहुत गंभीर है। उनका ये कहना है कि हम आपके लिए काम करते हैं, फिर आप हमें डिस्कार्ड क्यों करते हैं? और डिस्कार्ड करते हैं तो आप क्या, आपके लिए जब हम योजनाएं ला रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप हमें डिस्कार्ड क्यों कर रहे हैं? यही गिरिराज सिंह आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कहते हैं कि देश में 147 ऐसे जिले हैं जहां पर कुछ समुदायों का टोटल फर्टिलिटी रेट हिंदुओं से कहीं ज्यादा है, और जब कभी भी पॉपुलेशन का असंतुलन होगा तो इस देश में डेमोक्रेसी बचाना बहुत मुश्किल होगा। उनका कहने का अंदाज भले ही अलग है, लेकिन आप इस बात को मत भूलिए कि ऐसा ही कंसर्न देवेश ठाकुर ने भी तो जताया था, और देवेश ठाकुर जेडीयू के एमपी हैं। तो देवेश ठाकुर ने यह कहा कि अरे हम एनडीए के एलाय के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे और आप हमारे पास आते रहे हैं, यादव और मुस्लिम्स के लिए उन्होंने कहा, और आप हमसे काम करवाते रहे, हमारे साथ चाय पीते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं, हम आपके सुख दुख के सहभागी हैं, और फिर हम एनडीए के एलाय के तौर पर आपसे वोट मांगने जाते हैं तो आप हमें वोट नहीं देंगे, हमसे काम करवाएंगे, हमको वोट नहीं देंगे, हमसे डेवलपमेंट करवाएंगे, हमको वोट नहीं देंगे, तो आखिरकार आप चाहते क्या? तो उसी बात को आगे बढ़ा करके गिरिराज सिंह लगातार कहते हुए घूम रहे हैं कि देखिए, इस बात को छिपाइए मत, इस बात को दबाइए मत। आखिरकार हमें कुछ कम्युनिटी इतना अलग क्यों करती है, हमारे खिलाफ एकजुट क्यों होती है, हमारे खिलाफ साजिश क्यों हो रहा है? दरअसल कुछ ऐसे लोग हैं जो गजवाए हिंद एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। और आज चूंकि विश्व जनसंख्या दिवस है, अगर जनसंख्या असंतुलन होता है किसी कम्युनिटी का, जैसा कि वो 147 राज्यों का नाम लेकर के, जिलों का नाम लेकर के बात कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है और इस पर बात किया जाना चाहिए, क्योंकि पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए जमीन नहीं है, जितनी सड़क नहीं बनती है उससे ज्यादा आबादी बस जाती है। गिरिराज सिंह ये बात ऑफ द रिकॉर्ड लंबे समय से बोल रहा है, लेकिन अब जब भी मौका आता है तो वो ये बात कहने से पीछे हटते नहीं। अब इसका विरोध भले ही या उनकी हाँ में हाँ पार्टी के अन्य लोग भले ही ना करें, जेडीयू के लोग कहें कि हम सभी धर्मों के लिए हैं, गिरिराज सिंह आज उन्होंने बड़ा साफ तौर पर कहा है कि
हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए ये कानून लागू होना चाहिए। और जो भी इस कानून को नहीं मानता है उस पर कई तरह की पाबंदियां लगनी चाहिए, जैसे कि सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में उसको नौकरी नहीं मिलना चाहिए। तो गिरिराज जी की अपनी मांग है। गिरिराज सिंह ये ऐसा कहते हुए विश्व जनसंख्या दिवस पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑलरेडी भारत पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का दंश झेल रहा है। जिस तरीके से चाइना में कर्व किया गया है उसी तरीके से इंडिया को भी कर्व करने की जरूरत है। कुछ ऐसी कम्युनिटीज है जो जानबूझ करके अपनी जनसंख्या को बढ़ा रही है, उनका इंटेंट सही नहीं है, उनका फर्टिलिटी रेट इतना ज्यादा है जिससे जनसंख्या असंतुलन हो सकता है। इसलिए इसको संतुलन कायम रखने के लिए और देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ऐसा किया जाना है। बिल्कुल, लगातार वो ये इस तरह की डिमांड उठा रहे हैं। अब इसको लेकर दिल्ली यानी कि केंद्र सरकार क्या सोच रही है, किस दिशा में बढ़ रही है, इस पर निगाहें बनी रहेंगी। इसके अलावा बजट आने वाला है और जेडीयू ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि कैसे बजट में उनकी हिस्सेदारी बढ़े, स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज, ऐसी व्यवस्था कुछ हो जाए। होती है कि नहीं होती है, दबाव कितना काम करता है, नज़र बनी रहेगी हमारी। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।